सोर्सेज ऑफ एनर्जी, लेक्चर नंबर 3। तो आज की लेक्चर में हम बात करने वाले हैं और सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है उनको डिस्कस करने वाले हैं। पिछली क्लास में जो है हमारा डिस्कशन जो था वो पेट्रोलियम तक आया था। तो पेट्रोलियम को थोड़ा सा और एलॉबरेटली हम देखेंगे। तो पेट्रोलियम हमने तब सिर्फ इतना कहा था पेट्रोलियम के बारे में कि इसकी मेकिंग प्रोसेस जो है वो कैसे होती है नेचर में, और पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम नाम कहाँ से ओरिजिनेट होता है, पेट्रो एंड ओलियम। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अब पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ऑयल्स होता है। उन डिफरेंट ऑयल्स को जो हम इससे फिर बाद में निकालते हैं, दोज आर टर्म्ड एज फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। उनको हम फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं, फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। लाइक आप लोगों ने देखा है कि मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि फ्रैक्शन फ्रैक्शन हम किसको कहते हैं, विच इज़ पार्ट ऑफ द होल, विच इज़ पार्ट ऑफ द होल। तो यहाँ पे व्हाट इज़ होल, पेट्रोलियम। एंड ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट जो बाद में बाहर आके अलग अलग निकल रहा है, दैट इज टर्म्ड एज फ्रैक्शन। और फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम जो हैं, इनमें कौन कौन सी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं, इनमें जो मेन है दैट इज पेट्रोल, डीजल, केरोसिन केरोसिन और जो इसमें एलपीजी, actually it's petroleum gas, then it is liquefied, so we can just write petroleum gas। और भी चीज़ें इसमें से निकलती हैं, एस्फाल्ट निकल के आता है। तो एस्फाल्ट आप लोगों को पता होगा, जो रोड्स की कंस्ट्रक्शन के काम में आता है, दैट्स ऑल्सो ए बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल कहते हैं। तो ये क्रूड ऑयल जो होता है, ये इससे हम ये सारी चीज़ें निकालते कैसे हैं, फ्रैक्शंस निकालनी है। तो इसके लिए हम कौन सी प्रोसेस यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन की प्रोसेस। डिस्टिलेशन अगर आप लोगों ने सुना होगा, डिस्टिलेशन की प्रोसेस जो होती है, डिस्टिलेशन की प्रोसेस को क्या होती है डिस्टिलेशन की प्रोसेस, हम पहले जो है वाटर को हीट करते हैं, उसको हीट करते हैं, वेपर में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसको कंडेंस करके हम प्योर फॉर्म में वाटर को ऑब्टेन करते हैं। तो सेम कुछ तरीका यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होने वाला है, लेकिन इस डिस्टिलेशन प्रोसेस में जो है हम फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम निकालने वाले हैं, हम अलग अलग चीज़ें निकालने वाले हैं। सो दैट्स वाई दिस डिस्टिलेशन इज टर्म्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, वो प्रोसेस जिससे हम पेट्रोलियम से पेट्रोलियम की जो फ्रैक्शंस हैं उनको अलग अलग करते हैं। द प्रोसेस इज टर्म्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होती है, ये हम जिस इक्विपमेंट में करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज डिस्टिलेशन टावर और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर में क्या होता है, हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे। तो रफ डायग्राम में हम यहाँ से इसमें क्रूड ऑयल डालते हैं, क्रूड ऑयल जो है वो यहाँ पे आएगा। फिर क्रूड ऑयल को हम हीट अप करते हैं, हम उसको हीट अप करते हैं, और हीट अप होने के बाद क्या होता है, ये वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमने अलग अलग जगह पे चैम्बर्स बनाए होते हैं, और वहाँ पे आउटलेट्स होते हैं। यहाँ पे और एक चैम्बर होगा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे वेपर स्टेट जो है, वेपर स्टेट में कोई चीज़
ये क्रूड ऑयल जो है वो वेपर की स्टेट में चला जाएगा। वेपर की स्टेट में चला जाएगा तो वो वेपर्स यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे इस टावर पे। तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम इस सरफेस को, यहाँ पे हम किसी चीज़ को मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट रखते हैं कि ये वेपर जो है सीधे ऊपर ना चला जाए। ये वेपर किसी चीज़ से टकरा के फिर इसका टेम्परेचर जो है हम वो डिक्रीज करते हैं। और जब इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, जब इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो उस टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से इसमें से कुछ वेपर्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में, वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में और उसका आउटपुट हमें यहाँ पे मिलता है। देखो यहाँ पे ये अभी जो है मैक्सिमम हीट अप हो रहा है और उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, थोड़ा सा ठंडा हो रहा है तो यहाँ से एक चीज़ निकलेगी और उसके बाद अगर हम देखेंगे उसके बाद वेपर अभी भी गर्म होगा, वेपर अभी भी गर्म होगा। तो बहुत सारा पोर्शन जो है वो अभी भी गर्म होगा, वो जाएगा दूसरे वाले सेक्शन में, दूसरे वाले सेक्शन में वो और ठंडा हो जाएगा, और ठंडा हो जाएगा तो यहाँ से और एक फ्रैक्शन निकलेगी और फिर यहाँ से वेपर जाएगा तीसरे में और यहाँ से और एक फ्रैक्शन निकलेगी और जो गैस होती है जिसको हम पेट्रोलियम गैस कहते हैं वो सबसे ऊपर से निकलती है, वो सबसे ऊपर से निकलती है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देखो यूजुअली क्या होता है, सबसे पहले कंडेंस कौन सी चीज़ें होती है। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी बोला था कि जो ये पेट्रोलियम होता है इसमें मेनली जो है हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनमें से जो लंबी चेन वाले हाइड्रोकार्बन होंगे, लंबी चेन वाले हाइड्रोकार्बन होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा या उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो हाई होगा, वो हाई होगा। और जो छोटी चेन वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे इसमें उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा, वो कम होगा। तो यहाँ पे जब इनका टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है पहले चैम्बर में जाके, तो वहाँ पे लंबी चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स जो हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए वेपर स्टेट में रहने के लिए तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, लिक्विड स्टेट में, और वो यहाँ पे सेटल हो जाएंगे यहाँ पे और फिर वो हम उसका आउटपुट लेंगे। जबकि छोटी चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो अभी भी वेपर स्टेट में ही होंगे और वो पास ऑन हो जाएंगे दूसरे चैम्बर में। सो द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल हम एक एक फ्रैक्शन जो है वो निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पेट्रोलियम गैस के बाद ही अगर हम देखेंगे तब यहाँ पे यूजुअली पेट्रोल निकलता है और यहाँ पे डीजल, यहाँ पे कैरोसिन। तो पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल में सबसे छोटे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और वो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि हम कहते हैं यूजुअली पेट्रोल की बोतल अगर घर पे हमारे होगी तो हम कहते हैं कि अगर इसका ढक्कन खुला रखेंगे तो ये पूरा जो है उड़ जाएगा। वॉलाटाइल होता है, वो ज़्यादा वॉलाटाइल होता है। कैरोसिन में भी हम वो कहते हैं लेकिन कैरोसिन फिर भी कैरोसिन में बहुत टाइम निकलता है, उसका उसमें उसकी वॉलेटिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू द पेट्रोल। पेट्रोल एकदम से गायब हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पेट्रोल। अब इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें पेट्रोलियम गैस जो निकलता है, पेट्रोलियम गैस जो निकलता है उस पेट्रोलियम गैस को हम, क्योंकि हमें पता है देखो गैस जो है उस पेट्रोलियम गैस को हम एज फ्यूल तो यूज़ करते हैं, एज फ्यूल तो यूज़ करते हैं, लेकिन वो पेट्रोलियम गैस जो है अगर हम उसको इन द गैसियस स्टेट ही यूज़ करेंगे तो हमें बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स चाहिए उस गैस को स्टोर करने के लिए। सो वी नो दैट कि एक गुड फ्यूल जो होता है वो उसका स्टोरेज जो है, स्टोरेज भी इजी होना चाहिए। सो हम कैसे ये अचीव करते हैं, हम पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाई करते हैं, उसको कंडेंस करते हैं, हाई प्रेशर उस पर एक्सर्ट करते हैं
और वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। जब वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है तो उसका नाम, पेट्रोलियम गैस को हम कहते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोलियम गैस जो है, उसी पेट्रोलियम गैस को हम लिक्विफाई करते हैं और फिर सिलेंडर्स में फिल करते हैं, जो हमारे हाउस होल्ड्स में भी यूज़ होता है। कुकिंग गैस, जिसका दूसरा नाम, पॉपुलर नेम जो एलपीजी का है, दैट इज़ कुकिंग गैस। तो कुकिंग गैस जो यूज़ होती हैं, दैट इज़ एलपीजी, दैट इज़ एलपीजी। तो ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती हैं, ये भी एक अच्छा फ्यूल जो है, एक अच्छा फ्यूल जो है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी बनता है, स्पेशली हमारे हाउस होल्ड्स में। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे हाउस होल्ड्स में ये गैस जो है, ये कितनी यूज़ होती है। और इसकी कंपोजिशन की बात अगर हम करेंगे तो एलपीजी जो है, एलपीजी में मैक्सिमम कंटेंट जो होता है वो ब्यूटेन का होता है, वो ब्यूटेन का होता है। तो एलपीजी जो है, एलपीजी कंटेन्स मोस्टली ब्यूटेन। तो और इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है, दैट्स 50 किलो जूल पर ग्राम, दैट इज 50 किलो जूल पर ग्राम। तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है, कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत अच्छा है। सो दैट्स वाई कि हम इसको यूज़ करते हैं। और इसमें कुछ ट्रेसेस होते हैं, मेनली तो इसमें जो है ब्यूटेन ही होता है, लेकिन इसमें बाकी थोड़े गैसेस जो हैं, ये हाइड्रोकार्बन से, उनके ट्रेसेस भी होते हैं, प्रोपेन के ट्रेसेस होते हैं। ओके, तो दिस इज एलपीजी। अब इसके बाद अगर हम पेट्रोलियम के साइड से, फॉसिल फ्यूल्स के साइड से ही और एक फ्यूल देखेंगे, दैट इज टर्म्ड एज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस जो है, नेचुरल गैस हम किसको कहते हैं? नेचुरल गैस यूजुअली जो होता है, यूजुअली ये नेचुरल गैस कहाँ पे मिलती है हमें? ये वहीं पे मिलती है जहाँ पे हमें पेट्रोलियम मिलता है, जहाँ पे हमें पेट्रोलियम मिलता है। यूजुअली पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम लिक्विड फॉर्म में होता है। तो उस लिक्विड लेवल के, सरफेस के ऊपर जो है, उस लिक्विड, लेट अस सपोज कि ये यहाँ पे हमें पेट्रोलियम का डिपॉजिट मिला। तो इस पेट्रोलियम के डिपॉजिट के ऊपर जो है गैस होती है, गैस होती है, और वो जो गैस होती है, दैट इज नेचुरल गैस। एक तो जो हम पेट्रोलियम से निकालते हैं, दैट इज पेट्रोलियम गैस, और दूसरी होती है नेचुरल गैस। और ये नेचुरल गैस जो है, ये वैसे भी जो है, इसके पेट्रोलियम के बिना भी कहीं कहीं पे पाई जाती है। तो ये नेचुरल गैस जो है, ये पेट्रोलियम गैस से कैसे डिफर करती है? इसकी मेन कंपोजिशन जो होती है, दैट इज मेथेन, दैट इज मेथेन। इसका मेन कंपोजिशन जो होता है वो मेथेन से होता है। इसमें मेथेन जो है 95% होता है, 95% होता है। जबकि हम पेट्रोलियम गैस जो है, पेट्रोलियम गैस में हमने देखा था, उसमें मेन कंपोनेंट जो था, दैट वाज ब्यूटेन। इसमें मेथेन होता है, और मेथेन इसमें 95% होता है, और बाकी जो प्रोपेन, इथेन जो है, वो इसमें 5% होता है। और ये दोनों गैसेस, मतलब ये नेचुरल गैस जो है, नेचुरल गैस का कैलोरीफिक वैल्यू जो है, वो एलपीजी से भी बेटर है। इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज 55 किलो जूल पर ग्राम, 55 किलो जूल पर ग्राम। तो 55 किलो जूल पर ग्राम जो है, तो ये थोड़ा बेटर है उस, ये जैसे एलपीजी से। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका यूज़ कहाँ पे होता है, मोस्टली इसका यूज़ कहाँ पे होता है? वही फिर से बात आती है कि गैस है और इसको स्टोर करने के लिए बहुत सारी स्पेस चाहिए, सो वी प्रेफर इट इन द लिक्विड फॉर्म, सो वी लिक्विफाई दिस एज वेल।
we liquefy this as well by compressing, लेकिन इसको हम liquefied नेचुरल गैस नहीं कहते हैं, हम इसको कहते हैं compressed नेचुरल गैस, compressed नेचुरल गैस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म जो है दैट इज CNG, compressed नेचुरल गैस। तो compressed नेचुरल गैस जो होती है वो इसमें इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है, आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा कि इसका यूटिलाइजेशन जो होता है वो व्हीकल्स में होता है। हम व्हीकल्स को CNG पे भी चलाते हैं, और CNG जो है CNG कंपैरेटिवली क्लीनर फ्यूल है। तो इस पे जो व्हीकल्स हम चलाएंगे वो लेस पोल्यूटिंग होंगे, इसीलिए आप लोग देखोगे कि CNG जो है, CNG यूजुअली तो चलाते हैं, CNG वाली गाड़ियाँ यूजुअली चलाते हैं वहाँ पे जहाँ उन सिटीज़ में जिनमें पोल्यूशन की लेवल बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन स्पेशली CNG जो व्हीकल्स हैं वो हर एक गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएट करती हैं CNG वाले व्हीकल्स ही उन साइट्स पे जिन पे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, और उन हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स को जो है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ हो रही है, तो वैसे एरियाज़ में फिर रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, वहाँ पे CNG बेस्ड व्हीकल्स ही अलाउ किए जाते हैं फॉर द पैसेंजर ट्रैफिक। और हाँ, यहाँ पे एक बात और जानने लायक है, वो है कि CNG और LPG ये दोनों जो है नेचुरल गैस और पेट्रोलियम गैस, ये ऑर्डरलेस गैसेस होते हैं। अगर ये लीक भी हो जाए तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि लीक हो रही है, और उसकी वजह से क्योंकि ये इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो भी बहुत कम होता है, बहुत जल्दी रीच होता है। हम मैच स्टिक जलाते ही हैं, या हम जस्ट एक स्पार्क देते हैं एक लाइटर से, गैस लाइटर से, तो वहाँ पे इमिजिएटली जो है ये बर्न होना स्टार्ट होता है। तो इसीलिए अगर इसकी ये लीक हो जाए और फिर हमें पता ना चले तो दैट कैन काज ए ग्रेव एक्सीडेंट। तो इसलिए हम क्या काम करते हैं, इसमें एक चीज़ मिलाई जाती है जिसकी वजह से ये इसमें वो स्मेल आती है। तो डिटेक्ट द लीकेज डिटेक्ट करने के लिए इसमें स्मेल यही से ऐड की जाती है ताकि हम लीकेज को डिटेक्ट कर पाए। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे, दिस वाज रिगार्डिंग द फॉसिल फ्यूल्स। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला टॉपिक हम देखेंगे वो हम थर्मल एनर्जी का देखेंगे। अब थर्मल एनर्जी जो है, थर्मल एनर्जी मीन्स हीट एनर्जी, थर्म मीन्स हीट। अब हीट एनर्जी की यूटिलाइजेशन हम कैसे करते हैं, तो ये थर्मल एनर्जी जो है वो हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे बनता है। यूजुअली थर्मल एनर्जी जो है, थर्मल एनर्जी से भी जो भी जनरेशन होती है वो थर्मल एनर्जी की जनरेशन हम कौन से सोर्सेज ऑफ एनर्जीज को यूटिलाइज करते हैं थर्मल एनर्जी को जनरेट करने के लिए। कोल यूज़ होता है, वुड भी हो सकती है, और ये अभी जो दो चीज़ें हमने पढ़ी, LPG एंड अनदर वन वाज CNG, या सीधे पेट्रोलियम गैस एंड नेचुरल गैस, वो दो चीज़ें भी यूटिलाइज की जा सकती हैं थर्मल एनर्जी को जनरेट करने के लिए। लेकिन ये थर्मल एनर्जी जो जनरेट होती है, फिर हम इस थर्मल एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करेंगे। देखो, आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को एक पॉइंट हम यहाँ पे कोट करेंगे, और वो ये है कि जब हम देखते हैं कोई भी एनर्जी जब हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो आजकल हमारी लाइफ में यूज़ होती हैं
जिसपे मैक्सिमम इक्विपमेंट्स जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप लोग देखोगे कि जो रिसेंट ट्रेंड होगा, जो रिसेंट ट्रेंड होगा, क्वाइट रिसेंटली वी ट्राई टू कन्वर्ट ईच एंड एवरी एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्यों इलेक्ट्रिकल एनर्जी? क्योंकि हमारे मैक्सिमम डिवाइसेस, मैक्सिमम चीज़ें हमारे घर में जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे ही चल रही है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फ़ायदा ये भी है कि जो उसका ट्रांसमिशन है और स्टोरेज है, स्टोरेज की प्रॉब्लम हमें नहीं है, हमें उसको स्टोर नहीं करना है। और उसका ट्रांसमिशन जो है वो कंपैरेटिवली जो है आसान है, और इतना ये कॉस्टली भी नहीं होता है उसका ट्रांसमिशन, एक जगह से दूसरी जगह से तक उसको लेके जाना। तो वी ट्राई टू कन्वर्ट ईच एंड एवरी फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि बाद में हमें उसको यूटिलाइज करना ही है, वहीं पे वैसे ही यूटिलाइज करना है। सो दैट बिकम्स ए बेटर थिंग, दैट बिकम्स ए बेटर थिंग। इसीलिए हम जहाँ से भी थर्मल एनर्जी हम गेन कर रहे हैं, उस थर्मल एनर्जी को यूजुअली हमेशा हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन दैट वेरी थिंग कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम सीधे हीट एनर्जी को, जैसे कुकिंग गैस है, तो कुकिंग गैस में हम सीधे हीट एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं कुक करने के लिए। हम वुड यूज़ करते हैं कुकिंग पर्पसेस के लिए, कुकिंग पर्पसेस के लिए। या हम सीधे हीट एनर्जी यूज़ कर सकते हैं वाटर को बॉईल करने के लिए या वार्म करने के लिए, वॉट एवर आवर रिक्वायरमेंट विल बी, हमें पीने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए, तो वही यूज़। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द टाइम है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही ट्राई टू कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कंपोनेंट्स, मैक्सिमम चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे ही चल रही है। आप लोग देखोगे इसके बाद भी जो एनर्जीज आएंगी, सारी एनर्जीज जो है आप लोग देखोगे कि हम फाइनली उनका आउटपुट जो है एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही लेने की कोशिश करेंगे। अब थर्मल एनर्जी में क्या होता है? थर्मल एनर्जी में पहले इसका एक सेटअप हम बनाते हैं थर्मल एनर्जी का। तो थर्मल एनर्जी में क्या होगा? थर्मल एनर्जी में हमें एक वाटर रिजर्वायर होगा, और उस वाटर रिजर्वायर को हम हीट करेंगे। चलो मैं यहाँ पे हीटिंग सोर्स लिखूँगा, हीटिंग सोर्स वो तो देखो, this is a schematic diagram of a
थर्मल एनर्जी पावर प्लांट। थर्मल एनर्जी पावर प्लांट, तो थर्मल एनर्जी पावर प्लांट में हम क्या काम करते हैं, हम एक रिजर्वायर जो होगा उसमें हम पानी लेते हैं, फिर उसको हम हीट करते हैं। जब उसको हीट करेंगे तो पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टीम में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो दैट वेरी स्टीम पासिस थ्रू ए डक्ट। तो फिर वहाँ से वो जाएगा आगे एक चैम्बर में। उस चैम्बर में जो है एक टरबाइन लगा हुआ होता है, एक टरबाइन लगा होता है। तो टरबाइन जो लगा होगा वो क्योंकि स्टीम जो है हाई एनर्जी के साथ जा रहा है, वो उस टरबाइन को रोटेट करेगा। तो जैसे वो उसको रोटेट करेगा तो उसकी वजह से जनरेटर जो है, जनरेटर का शाफ्ट जो है वो रोटेट करने लगेगा। और वो तो आप लोगों को पता ही है कि जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। तो फिर वो जनरेटर जो है दैट विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी ऑफ द स्टीम, एनर्जी ऑफ द स्टीम। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ द स्टीम जो है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और उसके बाद ये स्टीम जो है, जो जिसकी एनर्जी टरबाइन जो है वो कंज्यूम कर चुका है, फिर वो स्टीम जो है दैट पासेस इनटू द कंडेंसर। और जब एक कंडेंसर में पास होगा तो वहाँ पे स्टीम गेट्स कन्वर्टेड बैक इनटू द वाटर। और ये कंडेंसर जो होगा इसकी वाटर सप्लाई को कंटिन्यूसली रिप्लेनिश किया जाता है। और फिर कंडेंसेशन के थ्रू ये स्टीम जो है दैट अगेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वाटर, एंड देन दैट वेरी वाटर इज गेट्स डायरेक्टेड इनटू द रिजर्वायर अगेन। और फिर वहाँ से हीट होके वो फिर से हीट होके वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन दैट वेरी स्टीम अगेन द साइकिल विल कंटिन्यू। और यहाँ पे हम हीट जनरेट करने के लिए डिफरेंट चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। हम वुड यूज़ कर सकते हैं, हम कोल यूज़ कर सकते हैं, हम गैस यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल गैस या दिस पेट्रोलियम गैस, सो वी कैन यूज़। और यही तरीका यूज़ किया जाता है जब विंटर्स में जो है पानी की कमी हो जाती है और फिर जो रिवर्स है वो सफिशेंट जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ से नहीं होती है। तो फिर ये वाला तरीका हम यूज़ करते हैं टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज़ एंड ऑफ टुडेज क्लास। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, देन विल डिस्कस फर्दर अबाउट द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। थैंक यू।